हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल के अकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जुलाई फर्स्ट वीक। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द पंचायत कपिल मोरेश्वर पाटिल के द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। किसके ऊपर? पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर। इसके बारे में बात करते हैं। पर अपना पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स का एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा। उसके बारे में बात करते हैं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द पंचायती राज कपिल मोरेश्वर पाटिल ने रिलीज़ किया है रिपोर्ट ऑन पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स कौन लॉन्च करता है? कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है? पंचायती राज मिनिस्ट्री, बराबर ना? ओके। अगर मैं पंचायती राज अगर मैं पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करूं तो पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स वाज फॉर्मुलेटेड टू असेस द वेरियस इंडिकेटर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योरिंग द टारगेटेड डेवलपमेंट इन द विलेजेस। गांव के अंदर टारगेटेड डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए जितने भी इंडिकेटर्स हैं उसके ऊपर पंचायती राज किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, किस तरीके से उस इंडिकेटर्स को इम्प्लीमेंट कर रही है, वो बेसिस के ऊपर उनका इवोल्यूशन किया जाता है, बराबर ना? राइट। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट कम्स विद द 144 लोकल टारगेट्स, 577 लोकल इंडिकेटर्स एंड 688 डेटा पॉइंट्स ऑन 9 थीम्स। टोटल 9 थीम के ऊपर सभी विलेजेस का इवोल्यूशन किया जाता है। टोटल 144 लोकल टारगेट्स उनको अचीव करने हैं, 577 लोकल इंडिकेटर्स के ऊपर उनको काम करना है और 688 डेटा पॉइंट्स को ध्यान में रख के टोटल 9 थीम के ऊपर एक पर्टिकुलर पंचायत का इवोल्यूशन किया जाता है मिनिस्ट्री के द्वारा, राइट? ओके। उसके अलावा आपको पता ही है कि भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूएन की सभी मेंबर कंट्रीज़ ने साथ में मिलके 2015 में डिसाइड किए थे। टोटल 17 गोल्स को अचीव करना है, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, राइट? कब तक अचीव करना है? 2030 तक। ये इंटरनेशनल गोल्स है, यूएन की सभी मेंबर्स को साथ में मिलकर ये गोल्स अचीव करना है। लेकिन इंटरनेशनल गोल्स कब अचीव होते हैं? जब उसको नेशनल लेवल पे अचीव किया जाए। नेशनल गोल्स कब अचीव होते हैं? जब उनको लोकलाइज लेवल पे अचीव किया जाए। तो यहाँ पे जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरे दुनिया के अंदर अचीव करने हैं, यूएन की सभी मेंबर के कंट्रीज़ के द्वारा अचीव करने हैं, वही 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहले लोकलाइज लेवल पे अचीव होने चाहिए, पहले विलेज लेवल पे अचीव होने चाहिए। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को किस तरीके से लोकलाइज किया है पर्टिकुलर ग्राम पंचायत के द्वारा, वहाँ पे भी उनका असेसमेंट होता है, राइट? ओके। उसके अलावा जो 9 थीम्स के ऊपर मैं जो बात कर रहा हूँ, बराबर ना, वो कौन सी 9 थीम्स यहाँ पे कंसीडर की जाती है उनके इवोल्यूशन करने के लिए? तो पॉवर्टी रिडक्शन एंड इनहेंस लाइवलीहुड्स इन द विलेजेस, हेल्दी विलेज, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज, वाटर सफिशिएंट विलेज, क्लीन एंड ग्रीन विलेज, विलेज विद अ सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशली जस्ट एंड सोशली सिक्योर विलेज, वेल गवर्न विलेज एंड वुमेन फ्रेंडली विलेज। ये 9 थीम को कंसिडर किया जाता है कि भाई ये 9 थीम के ऊपर पर्टिकुलर विलेज के अंदर कितना काम किया जाता है, बराबर ना? राइट। दिस विल बी एक्ट एज अ स्टेटिस्टिकल टूल टू मेजर एंड मॉनिटर द डेवलपमेंट एट द पंचायत लेवल, बराबर ना? राइट। तो पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स पंचायत लेवल के ऊपर कितना प्रोग्रेस हुआ है ये 9 थीम के ऊपर, उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को किस तरीके से उन्होंने लोकलाइज किया है, बराबर ना, उसके ऊपर उनका एवोल्यूशन किया जाता है, बराबर ना? राइट। ये जो पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स है वो ट्रायल बेसिस के ऊपर महाराष्ट्र के 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी गांव हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, राइट? और ये पहली बार लास्ट ईयर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था पायलट बेसिस के ऊपर, ट्रायल बेसिस के ऊपर, और पहली बार उसका रिपोर्ट आया है जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा लॉन्च किया गया है, बराबर ना? राइट। ये पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर जो विलेज के द्वारा, जो ग्राम पंचायत के द्वारा 90% से ज़्यादा स्कोर होता है उसको A+ ग्रेड दिया जाता है। जो 75 से 90% के बीच में स्कोर करता है उसको A ग्रेड दिया जाता है। 60 to 75% के बीच में स्कोर करता है उसको ग्रेड B, 40 to 60% के बीच में स्कोर करता है उसको ग्रेड C, और बिलो द 40% उसको ग्रेड D दिया जाता है, बराबर ना? राइट।
तो टोटल महाराष्ट्र के 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी गाँव से वहाँ पे इसको ट्रायल बेसिस के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया, उसका स्कोर अभी, उसका रिपोर्ट अभी लॉन्च किया गया है, बराबर। इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ में है, बराबर ना, राइट। राइट, तो अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की अगर बात करूँ फ्रेंड्स, तो हमारे मिनिस्टर कौन है, गिरिराज सिंह, बराबर नाम। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, कपिल मोरेश्वर पाटिल, बराबर, ध्यान में रखना है। तो आई थिंक आपको न्यूज़ में समझ में आया होगा कि पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स कौन लॉन्च करता है, क्यों लॉन्च करता है, कौन से बेसिस के ऊपर लॉन्च किया जाता है, राइट, और ये पायलट बेसिस के ऊपर कहाँ पर लॉन्च किया गया है, राइट ना। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ करते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि तमिलनाडु इमर्जेस एज अ इंडियाज टॉप इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर इन फाइनेंशियल 2023, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना, राइट। कि तमिलनाडु बिकम द इंडियाज टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर इन फाइनेंशियल 2023 with export of $5.37 billion in financial 2023, बराबर ना। According to the export data which is released by the government of India for financial year 2023, Tamil Nadu became the India's leading exporter of electronic goods in financial year 2023 with export reaching $5.37 billion. ओके, तमिलनाडु ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल 2023 के लिए, और कितना एक्सपोर्ट किया है, $5.37 बिलियन, बराबर, ध्यान में रखना है। तमिलनाडु इज इन सेकेंड पोजिशन with export of $4.90 billion and Karnataka is in third with the export of $4.52 billion, बराबर ना, ओके। इन 2022 रैंक 2022 में जो रैंक हुआ था, जो लिस्टिंग आई थी, जो एक्सपोर्ट का डेटा आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो लॉन्च किया गया था, बराबर, वहाँ पे तमिलनाडु का नंबर सेकंड था, $4.90 बिलियन, बराबर ना। और कर्नाटका इज इन थर्ड पोजीशन, $4.52 बिलियन, बराबर। लेकिन तमिलनाडु पहली बार इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के एक्सपोर्ट के ऊपर टॉप पे आया है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके ओके ओके, for the first time Tamil Nadu topped the list as India's leading exporter of the electronic goods, beating UP, Karnataka and Maharashtra, benefiting from the companies like the Tata Electronics and the okay। तो पहली बार तमिलनाडु ने इस लिस्ट को टॉप किया है, बराबर। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में पहली बार तमिलनाडु टॉप में आया है और उसने यूपी, कर्नाटका और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को पीछे छोड़ा है, बराबर ना। अगर मैं 2022 की बात करूँ तो कर्नाटका ने टॉप किया था लिस्ट विद द $3.87 बिलियन एक्सपोर्ट। सेकंड नंबर पे यूपी था 3.77 बिलियन और महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे था 2.08 बिलियन, बराबर ना। और इस पर तमिलनाडु ने $5.87 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है एक साल के अंदर, बराबर ना, ओके ओके। अगर मैं इंडिया लेवल पे बात करूँ तो इंडियाज़ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट वो $23.57 बिलियन हुआ है ये टाइम पीरियड के दौरान, बराबर ना। और तमिलनाडु ने उसके अंदर 22.83% कंट्रीब्यूट किया है। जितना भी टोटल इंडिया का एक्सपोर्ट हुआ है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर $23.57 बिलियन, उसमें 22% कंट्रीब्यूशन किसका है, अकेले तमिलनाडु का है, बराबर ना। लास्ट ईयर तमिलनाडु का कंट्रीब्यूशन था $15.59 बिलियन, सॉरी, लास्ट ईयर इंडिया का एक्सपोर्ट कितना हुआ था, $15.59 बिलियन, उसमें तमिलनाडु का कंट्रीब्यूशन कितना था, 11.98%। अभी ऑलमोस्ट डबल कंट्रीब्यूशन हो गया है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा। अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर फॉर फाइनेंशियल 2023 कौन है, तमिलनाडु। कितना एक्सपोर्ट किया, $5.87 बिलियन। इंडिया के द्वारा कितना एक्सपोर्ट किया गया इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर, $23.57 बिलियन। लास्ट ईयर कितना किया गया था, $15.59 बिलियन, बराबर ना। और इस पर जो एक्सपोर्ट किया है इंडिया के द्वारा उसमें 22% कंट्रीब्यूशन किसका है, तमिलनाडु का है, बराबर ना, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली $175 बिलियन का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है फॉर द इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए, बराबर ना, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, कि
कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा एक गाइडलाइंस लॉन्च की गई है, बराबर ना, फॉर द इंसेंटिव स्कीम्स फॉर इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन इन इंडिया, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना, राइट। देखो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, हमारे राजकुमार सिंह हैं, उनके द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, साइट प्रोग्राम। साइट प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। ये साइट प्रोग्राम के अंडर में दो कंपोनेंट है, एक तो ग्रीन हाइड्रोजन को डेवलप करना है और एक है इलेक्ट्रोलाइजर्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है। ये दो कंपोनेंट हैं ये साइट प्रोग्राम के। साइट प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, बराबर ना, राइट। ओके, अभी सबसे पहले तो एक ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? तो देखो, हाइड्रोजन कैसे बनता है फ्रेंड्स? पानी को स्प्लिट करके बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्प्लिट करना पड़ता है, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैसे स्प्लिट किया जाता है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से उसको स्प्लिट किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से उसको स्प्लिट किया जाता है, बराबर ना, सिंपल। और ये इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के अंदर किसका यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइजर्स। और ये इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, वो अगर रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस की गई, बराबर ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से जितना भी हाइड्रोजन स्प्लिट किया गया है, उस हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, राइट। ओके, फिर से एक बार कि हाइड्रोजन कैसे बनता है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्प्लिट करके, पानी को स्प्लिट करके, सिंपल, बराबर ना। ओके, इसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का यूज़ किया जाता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के अंदर इलेक्ट्रोलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, बराबर ना। ओके, और ये इलेक्ट्रोलाइजर्स को अगर रन करवाने के लिए अगर आपने जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है, अगर वो आपने रिन्यूएबल एनर्जीज के माध्यम से प्रोड्यूस की है, तो वहाँ से जो हाइड्रोजन बना उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन, बराबर ना। ओके, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाना है। उसके अलावा इसके लिए जो इलेक्ट्रोलाइजर्स की रिक्वायरमेंट है उसका भी प्रोडक्शन बढ़ाना है। इसके लिए एक साइट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम के अंडर में टोटल मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा 17,490 करोड़ रुपये अलोकेट किए गए हैं। 17,490 करोड़ रुपये अलोकेट किए गए हैं, जहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए 13,050 करोड़ और इलेक्ट्रोलाइजर्स के प्रोडक्शन के लिए 4,440 करोड़ इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मतलब जो भी कंपनीज ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर्स के सेक्टर के अंदर काम कर रही है, उनको यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा इतना सपोर्ट किया जाएगा, बराबर। इसके लिए एक बजट एलोकेशन किया गया है। कौन से प्रोग्राम के अंडर में? साइट प्रोग्राम के अंडर में। कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूँ फ्रेंड्स, हमारे मिनिस्टर कौन है? राजकुमार सिंह। ओके, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? भगवंत खुबा, बराबर ना, ध्यान में रखना है। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने रेज किया है इंटरेस्ट रेट ऑन सिलेक्टेड स्मॉल सेविंग स्कीम्स, बराबर ना, बाई अप टू 0.3%। उसके बारे में बात करते हैं कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स क्या होती हैं और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है और कौन कौन सी स्कीम्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। चलो, ओके, कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने हाइक किया है इंटरेस्ट रेट ऑन सिलेक्टेड स्मॉल सेविंग स्कीम्स बाई अप टू 0.3% फॉर Q2 ऑफ फाइनेंशियल 2024। ओके, सबसे पहले तो मैं बात करूँ स्मॉल सेविंग स्कीम्स की। स्मॉल सेविंग्स स्कीम ये कौन सी स्कीम है फ्रेंड्स? तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना फ्रेंड्स, वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप? स्मॉल सेविंग स्कीम के अंदर में। भारत के अंदर टोटल 12 स्मॉल सेविंग स्कीम है, बराबर ना। और ये 12 स्मॉल सेविंग स्कीम कौन कौन सी है मैं आपको दिखा रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में टेबल के स्वरूप में। लेकिन ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम, अब पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हो वो स्मॉल सेविंग स्कीम के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ओके, टोटल देश में 12 स्मॉल सेविंग स्कीम है। ओके, स्मॉल सेविंग स्कीम के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कौन डिसाइड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बराबर ना। कौन है हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अभी? निर्मला सीतारामन। ओके,
और उसके अलावा ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करती है बराबर ना, ओके, वो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर रिवाइज किया जाता है। तो ये Q2 मतलब Q1 होता है अप्रैल मई जून, Q2 कौन सा होता है, जुलाई अगस्त और सितंबर है। तो ये क्वार्टर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डिसाइड किया गया है बराबर ना। तो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किया जाता है बराबर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, ओके ओके। और उसके अलावा स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए बराबर ना, उसके लिए एक कमेटी बैठाई गई थी जनवरी 2023 के अंदर, मतलब इसी साल की बात है बराबर ना। गोपीनाथन कमेटी, उस कमेटी का नाम क्या था, गोपीनाथन कमेटी, श्यामला गोपीनाथन कमेटी बराबर ना। ये कमेटी के द्वारा एक फार्मूला डिसाइड किया गया है और उसी फार्मूला के बेसिस के ऊपर स्मॉल सेविंग स्कीम्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट इसी साल से रिवाइज किया गया है बराबर ना। ये गोपीनाथन कमेटी के द्वारा क्या रिकमेंडेशन किया गया है कि फॉर एग्जांपल आप 5 साल के स्मॉल सेविंग स्कीम, फॉर एग्जांपल आप 5 साल के एफडी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो पोस्ट ऑफिस की, और वहाँ पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो गोपीनाथन कमेटी के द्वारा क्या रिकमेंडेशन किया गया कि अगर यही पैसा आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते बराबर ना, तो वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है 5 साल के लिए, तो ये 5 साल की एफडी ये स्मॉल सेविंग स्कीम के अंदर आपको एज अ कस्टमर मिनिमम 8.25 से 9% तक का ब्याज मिलना चाहिए। मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर सेम मैच्योरिटी के लिए जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उससे 0.25% से 1% ज़्यादा मिलना चाहिए स्मॉल सेविंग स्कीम के अंदर में। ऐसा रिकमेंडेशन किया गया है श्यामला गोपीनाथन कमेटी के द्वारा 2023 के अंदर, जनवरी 2023 के अंदर बराबर ना। और वो उन्होंने फार्मूला दिया है, उसी फार्मूला के ऊपर स्मॉल सेविंग स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट किया जाता है बराबर ना, ओके ओके। अगर मैं स्मॉल सेविंग स्कीम की बात करूँ, टोटल ये 12 स्मॉल सेविंग स्कीम है फ्रेंड्स। पोस्ट ऑफिस के अंदर आप जो सेविंग अकाउंट खुलवाते हो वो भी स्मॉल सेविंग स्कीम में आता है। 1 साल की एफडी, 2 साल की एफडी, 3 साल की एफडी, 5 साल की एफडी, 5 साल का रिकरिंग बराबर नहीं, ये भी स्मॉल सेविंग स्कीम का पार्ट है। उसके अलावा ये यहाँ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि भाई कौन से स्मॉल सेविंग स्कीम के ऊपर कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है बराबर ना, राइट। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट उसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 7.7%। पब्लिक प्रोविडेंट फंड 7.1%। पीपीएफ सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो गर्ल चाइल्ड के नाम के ऊपर ओपन किया जाता है 8% बराबर। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2% बराबर। और मंथली इनकम अकाउंट MIS 7.4%। ध्यान में रखना है, ये सभी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बराबर ना, राइट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो कितने साल होता है, 5 साल। पीपीएफ का 15 साल होता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट का 21 ईयर्स बराबर ना। और ये तो सेविंग अकाउंट स्कीम है। मंथली इनकम स्कीम बराबर, उसका भी मेच्योरिटी पीरियड 5 साल होता है, लेकिन आप 1 साल के बाद उसको विड्रॉ कर सकते हो बराबर ना, राइट, ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स बराबर ना कि स्मॉल सेविंग स्कीम क्या है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है। और आप देखो जितनी भी स्कीम अभी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वहाँ पे कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं किया गया है, जो इंप्रूवमेंट किया गया है वो ऊपर ही एफडी के रेट्स के अंदर ही इंप्रूवमेंट किया गया है बराबर ना, ओके। चलो ओके, अगर मैं स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में बात करूँ तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स आर गवर्नमेंट रन सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स दैट इनकरेज द सिटीजन्स टू सेव रेगुलरली, राइट। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ द स्मॉल सेविंग स्कीम्स, एक तो सेविंग डिपॉजिट, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और मंथली इनकम स्कीम्स बराबर ना, राइट। जो सेविंग अकाउंट के अंदर जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, एफडी और आरडी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो कौन सी डिपॉजिट होती है, सेविंग डिपॉजिट। सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मतलब सुकन्या समृद्धि योजना, जहाँ पे आप अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। पब्लिक प्रोविडेंट फंड बराबर ना, जो अपने पीएफ के लिए, पीएफ के पर्सपेक्टिव से अगर आप कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो और आपको अगर रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम चाहिए तो आप पीपीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो बराबर ना। तो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी एक कैटेगरी है स्मॉल सेविंग स्कीम का बराबर ना। और ये मंथली इनकम स्कीम क्या होता है फ्रेंड्स कि फॉर एग्जांपल आप रिटायर हो, आपके पास 30 लाख रुपीज़ एक साथ आए बराबर ना, तो आप क्या करोगे, इसको MIS के अंदर इन्वेस्ट कर दोगे। तो MIS के अंदर क्या होता है कि ये 30 लाख का जो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 1 साल का जो इंटरेस्ट होता है उसका डिवाइड बाय 12 किया जाता है, और वो हर बार हर महीने
अगर मैं मंथली इनकम स्कीम की बात करूँ फ्रेंड्स, तो मंथली इनकम स्कीम नाम से पता चलता है यहाँ पे इस स्कीम के अंदर में मंथली इनकम होती है। तो आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हो उसका जो ब्याज मिलता है वो मंथली बेसिस के ऊपर आपके अकाउंट में जमा होता है, बराबर ना। तो फॉर एग्जाम्पल आप रिटायर्ड पर्सन हो, आपको सैलरी तो आपकी नहीं आ रही है, बराबर ना, लेकिन अगर आपको पर मंथ रेगुलर बेसिस के ऊपर इनकम चाहिए तो आप इस स्कीम के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बराबर ना। ओके, जैसे मैंने आपको बात की कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, उसका फॉर्मूला किसके द्वारा डिसाइड किया गया है, श्यामला गोपीनाथ कमेटी के द्वारा जनवरी 2023 के अंदर ही डिसाइड किया गया है। और उनके द्वारा बोला गया है कि 25 से 100 बेसिस पॉइंट्स हायर देन होना चाहिए, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उससे ज़्यादा होना चाहिए, बराबर ना, राइट। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करूँ, निर्मला सीतारामन है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, पंकज चौधरी और भागवत किशन राव कराड़, बराबर ना। ओके, हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में, बराबर ना, उसके बारे में बात करते हैं। और उसमें इंडिया का रैंक कौन सा आया है, 126 रैंक आया है आउट ऑफ 163 कंट्रीज, बराबर ना, ध्यान में रखना है। According to the 70th edition of Global Peace Index, which is released by Institute for Economics and Peace, एक इंटरनेशनल थिंक टैंक है, और इस पीस इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक आया है 126। इंडिया ने 9 प्लेसेस इम्प्रूव किया है, और इस लिस्ट को टॉप किया है आइसलैंड के द्वारा, बराबर ना। ग्लोबल पीस इंडेक्स को किसने टॉप किया है, आइसलैंड ने टॉप किया है, ध्यान में रखना है, बराबर ना, राइट। ये जो रैंकिंग है वो 23 इंडिकेटर्स के ऊपर यहाँ पे कंट्रीज़ का सर्वे किया गया है, बराबर ना। और ये जो 23 इंडिकेटर्स है उनको 3 क्राइटेरिया के अंदर क्लासीफाई किया गया था कि एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर सोशल सेफ्टी कैसी है, सिक्योरिटी कैसी है, एक्सटेंट ऑफ ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट कौन से लेवल पे चल रहा है, और डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन कौन से लेवल पे चल रहा है। तो ये 3 फैक्टर के ऊपर यहाँ पे पर्टिकुलर कंट्री का सर्वे किया गया और इस पीस इंडेक्स को तैयार किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स और पीस के द्वारा, बराबर ना, राइट। टोटल 163 कंट्रीज़ का सर्वे किया गया है, जहाँ पे 84 कंट्रीज़ ने इम्प्रूव किया है और 79 कंट्रीज़ ने डिटेरियोरेट किया है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, और ये जो संस्था जिसने ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 लॉन्च की है 163 कंट्रीज़ का सर्वे करके, उसने फाउंड किया है कि वायलेंस की वजह से दुनिया का खर्चा कितना हो रहा है। तो ग्लोबल जीडीपी है उसका 12.9% खर्चा वायलेंस को डिफेंड करने में हो जाता है, बराबर ना, वर्ल्ड लेवल पे। और अगर मैं अमाउंट में बात करूँ तो $17.5 ट्रिलियन खर्चा अभी तक वायलेंस को डिफेंड करने के लिए ग्लोबल लेवल पे खर्चा किया गया है, बराबर ना, राइट। तो अगर मैं इस टेबल की बात करूँ तो ग्लोबल पीस इंडेक्स को टॉप किसने किया है, आइसलैंड, सेकंड नंबर पे डेनमार्क, थर्ड नंबर पे आयरलैंड, फोर्थ नंबर पे न्यूजीलैंड, फिफ्थ नंबर पे ऑस्ट्रिया, और इंडिया का नंबर कौन सा है, 126 नंबर पे है, बराबर ना, ध्यान में रखना है, राइट। लास्ट ईयर से 9 साल हमने आगे मतलब हम इम्प्रूवमेंट किया है। Okay, Iceland is the most peaceful country in the world. A position it has held since 2008. 2008 से आइसलैंड दुनिया की सबसे पीसफुल कंट्री है, बराबर ना, राइट। और अगर मैं दुनिया की सबसे लीस्ट पीसफुल कंट्री की बात करूँ, बराबर ना, तो कौन सी है, अफगानिस्तान, कौन से नंबर पे, 163। इंडिया का जो पोजीशन था 2022 के अंदर वो था 135, और इस बार कौन सा है, 126, ध्यान में रखना है, बराबर, मतलब इंडिया ने इम्प्रूवमेंट किया है, ओके। और इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ है लाइक भूटान के इस ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर 70वां रैंक है, बहुत सबसे नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर सबसे हाईएस्ट रैंक है भूटान का। मालदीव का 23 नंबर, नेपाल 79, चाइना 80, बांग्लादेश 88, श्रीलंका 107, म्यांमार 145 और पाकिस्तान 146 के, बराबर ना, ध्यान में रखना है। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, कौन लॉन्च करता है, इंडिया का रैंक कौन सा है, लास्ट ईयर कौन सा था, और टॉप किसने किया, सबसे लीस्ट पीसफुल कंट्री कौन सी है, तो सब आपको ध्यान में रखना है, बराबर ना, ओके। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स
कि अभी रिसेंटली 2023 का लूजेम डायमंड लीग टूर्नामेंट हुआ था, जहाँ पे नीरज चोपड़ा जो हमारे जेवलिन थ्रो के गोल्ड मैन हैं बराबर ना, उनके द्वारा 87.66 मीटर का थ्रो किया गया, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता बराबर ना, ध्यान में रखना है। और इस इवेंट के बारे में बात करते हैं कि जो हमारे टोक्यो ओलंपिक 2020 के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन द मेंस जेवलिन थ्रो एट द लूजेम डायमंड लीग, ऑफिशियली नोन एज द लूजेम डायमंड लीग एथलेटिक्स मार्ट 2023 बराबर ना। ये जो लूजेम डायमंड लीग कहाँ पे हुआ था, स्विट्जरलैंड के अंदर। वहाँ पे गोल्ड मेडल किसने जीता, नीरज चोपड़ा के द्वारा। कितने मीटर का उन्होंने थ्रो किया था, 87.66 मीटर का उन्होंने थ्रो किया था बराबर, ध्यान में रखना है। और अगर मैं नीरज चोपड़ा की बात करूँ फ्रेंड्स, तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। एक्चुअली टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो इवेंट था वो 2022 के अंदर हुआ था, और उन्होंने ये इवेंट जो टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडल वो कब जीता था, 7 अगस्त। और वो पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट से जिन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड जीता था ओलंपिक के अंदर। इसके लिए हम 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन थ्रो डे भी सेलिब्रेट करते हैं बराबर ना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना है बराबर ना। ओके, अगर मैं डायमंड लीग की अगर बात करूँ फ्रेंड्स, तो डायमंड लीग इज अ सीरीज ऑफ द एथलेटिक मीट्स इंक्लूडिंग द ट्रैक एंड फील्ड जिस ऑर्गेनाइज बाय द मोनाको हेडक्वार्टर वर्ल्ड एथलेटिक्स। ये डायमंड लीग कौन ऑर्गेनाइज करता है, वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है बराबर ना, 2010 से। और इट वॉज एस्टैब्लिश टू रिप्लेस द इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन IF गोल्डन लीग विच हैड बीन हेल्ड सिंस 1998। ये जो डायमंड लीग होता था पहले बराबर, वो कौन से नाम से होता था, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन IF गोल्डन लीग के नाम से, लेकिन उसका नाम 2010 से चेंज करके डायमंड लीग रखा गया। और अभी कौन सी संस्था उसको होस्ट करती, वर्ल्ड एथलेटिक्स बराबर नाम। वर्ल्ड एथलेटिक्स का पहले नाम ये था इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, और अभी उसका नाम वर्ल्ड एथलेटिक्स रखा गया है। और वर्ल्ड एथलेटिक्स कौन सी टूर्नामेंट को हेल्ड करता है, डायमंड लीग बराबर ना, राइट। ये जो डायमंड लीग अभी जो लूजेम स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ बराबर ना, वो कौन सा एडिशन, 14th एडिशन बराबर ना, राइट। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, क्या अभी रिसेंटली बैंक ऑफ इंडिया ने रोल आउट किया है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, उसके बारे में बात करते हैं बराबर ना। ओके ओके, सबसे पहले तो ये महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम क्या है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, उसके बारे में बात करते हैं बराबर ना। तो एक्चुअली बजट 2023-24 ये जो अभी रिसेंटली बजट अनाउंस किया गया 1 फरवरी 2023 को, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, उसमें अंदर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया था कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट उनके द्वारा लॉन्च किया गया है बराबर ना। और ये जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट ये जो स्कीम है वो 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2025 ये 2 साल के लिए स्कीम चलेगी। और ये आप देख सकते हो नाम से पता चलता है ये सेविंग स्कीम है। सेविंग स्कीम अभी हमने आगे पढ़ी कि 12 स्मॉल सेविंग स्कीम है वो परमानेंट बेस के ऊपर है, लेकिन ये जो 13th स्मॉल सेविंग स्कीम ही है, लेकिन ये टेम्पररी बेस के लिए है, कितने समय के लिए, 2 साल के लिए बराबर ना। तो सेविंग्स स्कीम है तो उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कहाँ से कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। तो अभी तक महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तब कहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, पोस्ट ऑफिस के अंदर। लेकिन अभी रिसेंट न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि पहली बैंक को ऑथोराइज किया गया है कि जहाँ जिसके माध्यम से आप महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और कौन सी बैंक है वो, बैंक ऑफ इंडिया है, इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ में आया है। और अगर मैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में बात करूँ तो ये जो स्कीम है वो 2 साल के लिए चलेगी, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2025 तक। और यहाँ पे नाम से पता चलता है ये स्कीम किसके लिए लॉन्च की गई है, महिलाओं के लिए, मतलब अकाउंट होल्डर, मेन अकाउंट होल्डर कौन होना चाहिए, वुमेन होनी चाहिए बराबर ना। और आप वुमेन के नाम से मिनिमम 1000 से लेके मैक्सिमम 2 लाख तक का पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 2 साल के लिए वो लॉक इन रहेगा।
बराबर ना। और लेकिन आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% मिलेगा, और ये जो कंपाउंडेड, नॉर्मली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना वो कंपाउंडेड एनुअली होता है, लेकिन ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड क्वार्टरली है, मतलब साल में 4 बार वो कंपाउंडेशन होगा उसका, बराबर ना, ध्यान में रखना है, राइट। तो ओके, अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 जनवरी 2024 को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, तो आप विड्रॉ कब कर पाओगे? 1 जनवरी 2026 को उसको विड्रॉ कर पाओगे, बराबर ना। स्कीम 2 साल का है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट कब तक कर पाओगे? 31 मार्च 2025 तक कर पाओगे, सिंपल, बराबर ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, स्मॉल सेविंग स्कीम है, आप बोल सकते हो 13th स्मॉल सेविंग स्कीम है, लेकिन वो टेम्पररी है, बराबर ना, राइट। और अभी तक यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है अभी भी, और अभी बैंक ऑफ इंडिया को ऑथोराइज किया गया है कि इस बैंक के माध्यम से भी आप इस स्कीम के अंडर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बराबर ना, राइट। ओके, जैसे मैंने आपको बताया मिनिमम 1000 से लेके आप मैक्सिमम 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बराबर ना। 2 साल के लिए वो लॉक इन रहेगा, बराबर ना, राइट। और ये 2023-24 के जो बजट का अनाउंसमेंट किया गया था वहाँ पे इसको अनाउंस किया गया था, बराबर ना, राइट। और ये कब तक अवेल रहेगा? अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2025 तक ये स्कीम अवेल रहेगी, बराबर, ओके। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, उसके बारे में बात करते हैं। चलो, क्या मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया एक रजिस्ट्रेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर सीखो कमाओ योजना फॉर द यूथ इन द मध्य प्रदेश, बराबर ना। इस योजना के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज़ है। कि मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च द चीफ मिनिस्टर सीखो कमाओ योजना फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ द यूथ ऑफ द मध्य प्रदेश, बराबर ना, राइट। अगर मैं इस योजना के बारे में बात करूं, तो ये योजना का जो मेन एम है टू फैसिलिटेट द ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, ऑन जॉब ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज इन रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल एंड वोकेशनल एस्टेब्लिशमेंट, इनेबलिंग यंग पर्सन टू एक्वायर द इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल मिले यूथ को रजिस्टर्ड और इंडस्ट्रियल और वोकेशनल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, बराबर ना, राइट। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी रजिस्टर्ड संस्था है, बराबर ना, वो सभी रजिस्टर्ड संस्था के अंदर जो स्टूडेंट या तो 10th पास है, जो डिप्लोमा होल्डर है, ITI होल्डर है, या तो फिर ग्रेजुएट है, उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, बराबर ना। और उसके बदले में उनको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा इस योजना के अंडर में, बराबर ना, राइट। अंडर द मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना देर आर अराउंड 700 डिफरेंट टाइप ऑफ द जॉब एंड इंडिविजुअल्स कैन अप्लाई अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट यूजिंग द वेब पोर्टल। एक वेब पोर्टल में डिसाइड किया गया है, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, सिंपल, बराबर ना, ओके। एलिजिबिलिटी अगर बात करूँ तो कैंडिडेट्स एज शुड बी बिटवीन द 18 to 29 ईयर्स, कैंडिडेट शुड बी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द मध्य प्रदेश, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट शुड बी 12th स्टैंडर्ड, ITI और अबो, मतलब ग्रेजुएशन भी चलेगा, ITI भी चलेगा, और 12th स्टैंडर्ड भी आपका एजुकेशन चल सकता है। आपको आपके जॉब एजुकेशन के हिसाब से यहाँ पर ट्रेनिंग मिलेगी और उसके हिसाब से आपको स्टाइपेंड मिलेगा, बराबर ना, राइट। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ, स्टाइपेंड बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू द पर्सन स्टडिंग अंडर द स्कीम। 12th पास को 8000 का स्टाइपेंड मिलेगा, ITI पास को 8500 का, और जो ग्रेजुएट होल्डर्स है या तो फिर डिप्लोमा होल्डर्स है उनको 9000 का, सॉरी डिप्लोमा होल्डर्स है उनको 9000 का, और जो ग्रेजुएट है उनको 10000 का यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा, ध्यान में रखना है। और अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है मंगूभाई पटेल, और वहाँ पे टाइगर रिजर्व की अगर बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है सतपुरा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व, बराबर ना, ध्यान में रखना है। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। यहाँ पे जो ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th पास किया है, जिन्होंने ITI होल्डिंग किया है, जिन्होंने डिप्लोमा किया है, या तो फिर जो ग्रेजुएट है वो अपनी स्किल के हिसाब से रिलेवेंट जॉब ट्रेनिंग ले सकते हैं, उनके बदले में उनको स्टाइपेंड में मिलेगा, सिंपल, बराबर ना, ओके।
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा कुछ अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा कुछ अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं। एक है राइजिंग स्टार अवार्ड और एक है क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान अवार्ड। क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान अवार्ड, बराबर ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दो अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं, एक तो राइजिंग स्टार अवार्ड और एक है क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान अवार्ड, बराबर ना। ओके, अभी ये दोनों अवार्ड्स है ना एक्चुअली किसके लिए दिए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जेम पोर्टल, जेम पोर्टल का नाम सुना होगा फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, बराबर नाम। जेम पोर्टल का नाम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के पोर्टल को हैंडल कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैंडल करती है, बराबर नाम। तो ये जो जेम पोर्टल है ना वो नॉर्मली अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसा है, लेकिन इस पोर्टल के ऊपर से बाय कौन कर सकता है? तो मात्र गवर्नमेंट के अंडर में जो मिनिस्ट्रीज़ है, जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के अंडर में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स काम कर रही है, वो संस्थाएं यहाँ पे चीज़ों को परचेज कर सकती है। और 2022 में कोऑपरेटिव संस्थाओं को भी ऐड किया गया था। कोऑपरेटिव संस्थाओं को भी, मतलब सहकारी संस्थाओं को भी ऐड किया गया था कि भाई आप भी यहाँ पे इस पोर्टल के ऊपर से चीज़ों को परचेज कर सकते हो सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर। लेकिन यहाँ पे इस पोर्टल के ऊपर अपने सामान को बेच कौन सकता है? तो कोई भी छोटी बड़ी इंडस्ट्री अपने सामान को बेच सकती है, बराबर ना। तो जो पहले गवर्नमेंट अगर कोई भी प्रोजेक्ट करता था तो वो इसके लिए टेंडर बाहर निकलता था, लेकिन वो टेंडर के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वही शामिल हो पाती थी। तो जो छोटी कंपनीज है वो गवर्नमेंट के साथ उनको काम करने का मौका नहीं मिल रहा था, राइट। तो यहाँ पे छोटी बड़ी कोई भी इंडस्ट्री अपने सामान को बेच सकती है इस पोर्टल के ऊपर, और गवर्नमेंट जहाँ पे भी मिनिमम प्राइस में अच्छी क्वालिटी मिलेगी उस कंपनीज के पास से यहाँ पे सामान परचेज करेगा, राइट। ओके, तो ये जेम पोर्टल का काम है प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करने का, बराबर ना। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हर साल अवार्ड्स अनाउंस करती है। तो एक्चुअली दो टाइप के अवार्ड हैं, राइट, राइजिंग स्टार अवार्ड और क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान अवार्ड, बराबर ना, राइट। वैसे नॉर्मली बेसिकली 3 टाइप के अवार्ड है। तीसरा टाइप का जो अवार्ड है वो हम नेक्स्ट वीक में चर्चा करेंगे उसके बारे में, बराबर ना। लेकिन अभी हम 2 अवार्ड की बात करें तो राइजिंग स्टार अवार्ड किसको दिया जाता है? तो एक पर्टिकुलर कंपनी को दिया जाता है कि जो कंपनी ने लास्ट ईयर मतलब फाइनेंशियल 2023 के अंदर ये 1 साल के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट किया है। गवर्नमेंट के अंडर में जो भी कंपनी जिसने एक साल के अंदर इस पोर्टल के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट किया है उसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? राइजिंग स्टार अवार्ड। और ये अवार्ड इस बार किसको दिया गया है? कोल इंडिया लिमिटेड को। और क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान अवार्ड किसको दिया जाता है? तो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ये एक पर्टिकुलर साल के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट करता है इस पोर्टल के ऊपर से, उसको क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान अवार्ड दिया जाता है, बराबर ना। और इस पर कौन से डिपार्टमेंट को मिला है? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को ये अवार्ड मिला है। और ये डिपार्टमेंट कौन से मिनिस्ट्री का पार्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का पार्ट है, बराबर, ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, बराबर ना। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल कौन हैंडल करता है, राइट, उसका काम क्या है? और यहाँ पे क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान अवार्ड डिपार्टमेंट को दिया जाता है और राइजिंग स्टार अवार्ड किसको दिया जाता है? कंपनी को दिया जाता है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया का फर्स्ट टेली मानस चैटबॉट, उसके बारे में बात करते हैं। तो इंडिया फर्स्ट टेली मानस चैटबॉट, मानस का फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, ये इंडिया का पहला टेली मानस चैटबॉट है जो कहाँ के किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर के द्वारा, बराबर ना। ओके, अभी नाम से पता चलता है कि भाई ये चैटबॉट किसके लिए लॉन्च किया गया है? मेंटल असिस्टेंस के लिए। लेकिन ये चैटबॉट है ना टेली टाइप का है। देखो, आप अभी बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज़ मंगवाई है और आपको कोई कंप्लेंट करनी है तो आप वहाँ पे चैटबॉट पे जाके कंप्लेंट कर सकते हो, आपको तुरंत रिस्पांस मिलता है। तो वो रिस्पांस कोई ह्यूमन बीइंग नहीं देता, वो कौन देता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देता है। तो नॉर्मली चैट कर सकते हो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, उसको हम नॉर्मली चैटबॉट बोलते हैं, लेकिन ये टेली चैटबॉट है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन मेंटल डिस्ट्रेस में है और अगर वो ये टोल फ्री नंबर के ऊपर जाके फ़ोन करता है तो सामने से उसकी सभी क्वेरीज का रिस्पॉन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा दिया जाता है। तो ये पहला टेली मानस चैटबॉट है जो मेंटल स्ट्रेस में जो पर्सन है उनकी क्वेरीज को सॉल्व करता है, सिंपल, बराबर ना। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर के द्वारा, ध्यान में रखना है।
ओके, आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना, राइट। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको आज की सभी न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।